नमस्कार जूले, मेरा नाम छांग दोरजे दया है। मैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड बर्ड्स क्लब ऑफ लद्दाख का चेयरमैन हूँ। तो इसमें आज डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने एक वर्कशॉप रखा है, जहाँ पे नंबरदार और गांव से नंबरदार और बहुत से सारे एनजीओ है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में स्टडी करने के लिए। तो इसके बारे में आज यहाँ पे बहुत से फीडबैक मिला है, क्या करना है और आगे जाके हम लोग को ये क्या करना है, किस तरह के इनिशिएटिव लेने हैं, इसके बारे में बहुत से फीडबैक मिला है सर। तो सर एक चीज ये बताया, आप एक एनजीओ के साथ जुड़ा है, आप एक चेयरमैन भी है, एचओडी हेड है उसका। तो लद्दाख में बहुत सारे ऐसे बर्ड्स आते हैं, माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं, तो क्या इनको बैठने के लिए, रहने के लिए कोई ऐसा जगह है लद्दाख में? क्या इसकी आवश्यकता है? क्योंकि अभी टूरिज्म जो है वो अकेला लद्दाख के पहाड़ों को देखने नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जो माइग्रेट होते हैं, इवन कि नॉर्थ इंडिया से, वेटलैंड से भी आते हैं, बाकी अदर कंट्रीज से भी आते हैं, बहुत साइबेरिया बोलो, बहुत सारे ऐसे जगह से आते हैं, वो लद्दाख से आते हैं। तो इनको बैठने के लिए उससे क्या टूरिज्म को कुछ बूस्ट मिल सकता है क्या? जी, लद्दाख में अभी बहुत से वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बहुत से आने लगा है, और बर्डर्स और पक्षियों को देखने के लिए भी बहुत से लोग आते हैं, विदेश से भी आते हैं, हमारे प्लेन एरिया से भी बहुत से आते हैं। यहाँ पे वेटलैंड बहुत से वेटलैंड भी है, मार्शेस है। और यहाँ सबसे अच्छा लद्दाख में पूरे इंडिया में ऐसे है कि ब्लैक नेक क्रेन जो है यहाँ पे मार्च अप्रैल से यहाँ आना शुरू हो जाता है, और पूरे इंडिया में ब्रीडिंग जो है यहाँ पे लद्दाख में होता है। नहीं तो जो ब्लैक नेक क्रेन जो है अभी लद्दाख का स्टेट बर्ड भी है। और ये ईस्टर्न पार्ट चंगथंग एरिया में कम से कम 20-30 पेयर्स आते हैं, और यहाँ पे अंडे देके, चिक्स देके, और सितंबर अक्टूबर में फिर माइग्रेशन होके वापस चले जाते हैं बाहर, जैसे कि चाइना में, भूटान में या अरुणाचल, उस एरिया में विंटर के लिए, विंटरिंग बैठने के लिए चला जाते हैं। जी तो सर एक चीज, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह के इनिशिएटिव्स लेते हैं इस तरह के वाइल्ड बर्ड्स है? यहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं बहुत सारे, किस तरह के इनिशिएटिव्स लेते हैं ताकि उससे ह्यूमन लाइफ को थोड़ा प्रोटेक्शन मिले और बर्ड को भी प्रोटेक्शन और उन पक्षियों को भी प्रोटेक्शन मिले जो इनकी ह्यूमन से थोड़ा खतरा है? जी, यहाँ पे अभी फ्री रेंजिंग डॉग्स का बहुत बड़ा इशू है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर निकाला था ये फ्री रेंजिंग डॉग या स्ट्रे डॉग के बारे में। तो पक्षियों और जानवरों के लिए भी, जानवरों को तो बहुत से नुकसान देते ही देते हैं, क्योंकि उनका जो अभी मैंने बताया ब्लैक नेक क्रेन वहां से बहुत से दूर से आके मार्च अप्रैल में आके यहाँ माइग्रेशन होके चिक्स देने के लिए आते हैं, तो उनका अंडा खा जाते हैं। तो हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी हमेशा संपर्क में रहते हैं, उनसे भी फ्री रेंजिंग डॉग के बारे में, उसको क्या करना है, कहाँ से वो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट से निकालना है, उसके बारे में भी रिक्वेस्ट करते हैं। साथ ही साथ हम लोग बहुत से स्कूलों में जाके या कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी में, लद्दाख में जो भी है, बच्चों को सेंसिटाइज करते हैं, उनको अवेयरनेस करते हैं वाइल्ड लाइफ ऑफ लद्दाख के बारे में, पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में। जी सर। रीजनल सेक्रेटरी टूरिज्म सर, आपका स्वागत है सर। तो आज एक वर्कशॉप हो रहा है सर, इसमें खासकर बहुत सारे एजेंसी से, खासकर लोकल्स जो नंबरदार गोबाज बोलते हैं जिसको, तो और बहुत सारे ऐसे एजेंसी से जो वाइल्ड लाइफ के कॉन्ट्रैक्ट में है सर। तो आज इस वर्कशॉप से क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आपको, खासकर लद्दाख के इन क्षेत्रों को सर? तो आज जो हमने वर्कशॉप रखा है, इसका जो थीम है वो है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन। तो जैसा आप जानते हैं कि लद्दाख में बहुत वाइल्ड लाइफ है, तो हमारे पास कई सारे कार्निवोर एनिमल्स हैं, जैसे कि स्नो लेपर्ड है, लिंक्स है, वुल्फ है, और कई सारे हर्बीवोर एनिमल्स हैं जैसे ब्लू शीप है। तो होता है क्या है कि इन एनिमल्स के प्रेजेंस की वजह से
बहुत बार जब इनका इंटरेक्शन लोकल कम्युनिटी से होता है तो दोनों तरफ का नुकसान होता है। नुकसान कैसे होता है कि जब जैसे स्नो लेपर्ड है, वो भेड़ बकरी को कभी कभी नुकसान पहुंचा देता है, गाय को, याक्स को मार देता है। उसी तरीके से जैसे बाकी जो हार्बीवोर्स हैं, जैसे ब्लू शीप है, वो लोगों के खेतों में घुस जाते हैं और उनकी क्रॉप को डैमेज कर देते हैं। तो आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वर्कशॉप का वो यही है कि हम सभी स्टेक होल्डर्स को, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, उनको साथ में लाएं, और बहुत सारी यहाँ एनजीओज और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको साथ में लाएं, और इस बात पे चर्चा करें कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, और प्लस इससे जो लोगों का नुकसान होता है उसकी भरपाई बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है वो ऑलरेडी काफी सारे स्कीम्स चला रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा मिटिगेट करने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए। जैसे हम लोगों को चेन लिंक फेंसिंग देते हैं ताकि वो अपने जो खेत हैं उनको बचा सकें जंगली जानवरों से, और हम उनको भेड़ बकरी रखने के लिए, गाय रखने के लिए कोरल पेंस देते हैं, जिससे उनका जो कि नुकसान स्नो लेपर्ड से, लिंक से या वुल्फ से हो सकता है वो थोड़ा कम हो सके। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव है मेनली वो यही है कि सभी लोग इस पे चर्चा करें कि क्या नए टेक्नोलॉजीज को हम यूज कर सकते हैं और क्या नए तरीके अपना सकते हैं, जैसे किस तरीके से हम क्रॉप इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर अगर किसी के क्रॉप का डैमेज हो गया तो उसको कैसे कॉम्पनसेशन कर सकते हैं। तो जब सभी लोग बैठ के साथ में एक बार चर्चा करेंगे तो उसके कुछ सोल्यूशंस निकलेंगे। सर, जिस तरह आप टूरिज्म सेक्टर से है, टूरिज्म सेक्टर है सर, तो लद्दाख का टूरिज्म जो है यहाँ का बैकबोन है सर लद्दाख जी, खासकर समर में तो चलो आते हैं सर। तो क्या सरकार विंटर टूरिज्म के लिए किस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहा है सर? देखिए लद्दाख में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का एक बहुत स्कोप है, और खासकर विंटर सीजन में अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज से, यूरोप से बहुत लोग आते हैं, यूएस से बहुत लोग आते हैं स्नो लेपर्ड्स को देखने। तो अब हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम यहाँ जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको किस तरीके से बढ़ावा दे सकें, ताकि टूरिज्म भी बढ़े और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का जो हमारा एफर्ट है वो भी जारी रहे। तो इस चीज पे अभी हम विचार कर रहे हैं, चर्चा चल रही है। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म करा रहे हैं, टूर ऑपरेटर्स, उनसे भी हम बात कर रहे हैं, उनसे भी सजेशंस ले रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या स्टेप्स उठा सकती है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर थोड़ा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ताकि विंटर सीजन में भी यहाँ पे ज्यादा लोग आए, और ज्यादा टूरिस्ट के आने से लद्दाख की इकोनॉमी को फायदा होगा, यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो सर, बर्ड टूरिज्म जो है काफी, ये मेरे ख्याल में पूरे वर्ल्ड में एक फेमस है सर। तो लोग बहुत सारे ऐसे लवर्स है सर बर्ड्स का सर। जी, तो लद्दाख में भी इसका एक टाइमिंग है सर, शायद सितंबर टू मार्च, ऐसा ही कुछ, फरवरी टू सितंबर। तो यहाँ पे बर्ड वॉचिंग का भी क्वेश्चन पूरा है। तो यहाँ पर एक आपको पता है इंडस रिवर बहुत फेमस है सर। ये रूट जो है उनका फ्लाई का रूट है सर। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बर्ड्स है, वहाँ पर कुछ स्टे भी करते हैं 2 या 3 दिन। तो इसको और ज्यादा स्टे करने के लिए किस तरह के इनिशिएटिव्स लेना पड़ेगा ताकि जो टूरिज्म जो है वो सेक्टर बढ़ जाए? तो जैसे मैंने आपको कहा कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये गलतफहमी है कि विंटर सीजन में लद्दाख में आना बड़ा डिफिकल्ट है। जैसे बहुत बार हमारे भी जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, हमसे बात करते हैं कि आप कैसे रह रहे हैं वहां पे। तो सबके बहुत सारे लोगों के माइंड में एक परसेप्शन है कि विंटर सीजन में लद्दाख में आना पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें उस परसेप्शन को दूर करना है। और बर्ड वॉचिंग, जैसे आपने कहा, वो बिल्कुल ठीक बात है कि बर्ड वॉचिंग का यहाँ बहुत ज्यादा स्कोप है। लद्दाख में ऑलमोस्ट 400 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज रिकॉर्ड हो चुकी हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, और कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो इंडिया में कहीं और नहीं दिखती हैं। तो जैसे ब्लैक नेकेड क्रेन की अगर हम बात करें, जो कि लद्दाख का स्टेट बर्ड है, तो क्रेन्स यहाँ पे अप्रैल के महीने में आना शुरू करते हैं और जनरली अक्टूबर तक रहती हैं। और इनफैक्ट इस बार हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि हम एक ब्लैक नेक क्रेन फेस्टिवल कराएं। जैसे भूटान में एक फेस्टिवल कराया जाता है जिसमें पूरे दुनिया से लोग आते हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस साल हम एक अच्छा ब्लैक नेक क्रेन फेस्टिवल कराएं जो कि पूरे दुनिया से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, और इस तरीके के फेस्टिवल से और ज्यादा टूरिज्म प्रमोशन होगा और लोग आएंगे बर्ड वॉचिंग के लिए। तो सर, हम एक एनजीओ से जुड़ा सर, ईसीजी नाम के, एक यहीं पर सराउंडिंग एक विलेज है सर, यहाँ छुशोक। तो उनसे जुड़ा, तो वहाँ पर कम से कम हमने 2-3 दिन उनके साथ ही चला सर। तो वो बेल्ट जो है इंडस बेल्ट आता है सर, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे वेललैंड्स है। वहाँ पर हमने ऐसे पक्षियों को देखा है जो कभी हमने देखा ही नहीं सर, बाकी कंट्रीज में नहीं देखा। तो क्या
ये इनिशिएटिव लेना चाहेंगे कि सराउंडिंग में, क्योंकि यहाँ से ब्लैक नेक को देखने के लिए तो काफी खर्चा करना पड़ेगा सर, यहाँ से चंगथंग जाना, तो यहाँ से एकदम ये शायद 8 किलोमीटर। देखिए, चंगथंग जाने में भी बहुत ज्यादा खर्चा तो नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पे ब्लैक नेक क्रेन्स दिखती हैं वो एरिया ले से करीब आप मानिए कि 150 किलोमीटर की दूरी पे होगा। और चंगथंग में भी आजकल होम स्टे फैसिलिटीज काफी डेवलप हो रही हैं। तो अब इस पे हम ग्रेजुअली विचार करेंगे कि किस तरीके से हम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि टूरिस्ट जो आते हैं उनको थोड़ा फैसिलिटेशन हो सके और एक्सपेंस उनको थोड़ा सा एक मॉडरेट एक्सपेंस करना पड़े, बहुत ज्यादा एक्सपेंस ना करना पड़े वाइल्ड लाइफ साइटिंग्स के लिए। तो सर लास्ट पे हमारा ये कि टूरिज्म सेक्टर जो है वो तो लद्दाख का बैकबोन ही है सर। इस साल थोड़ा टूरिज्म बहुत यानी कि काफी इसमें लॉस हो गया सर, तो आने वाले जो सालों में किस तरह के आप इनिशिएटिव है जिससे जो पिछले साल के जो लॉस हो गया वो तो उसमें थोड़ा बूस्ट मिल जाए? देखिए, टूरिज्म को बढ़ाने का मुझे जो लगता है जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि हम इसका प्रमोशन और करें, थोड़े कैंपेन्स चलाएं, हम ज्यादा लोगों को लद्दाख के बारे में बताएं, और प्लस एक ये नोशन को बिल्कुल हम खत्म करें कि लद्दाख में आना बड़ा डिफिकल्ट है। इनफैक्ट रियलिटी ये है कि लद्दाख में आना बाकी जगहों में जाने के कंपैरिजन में इजी है। तो इस पे कई सारी चीजों पे अभी विचार चल रहा है और धीरे धीरे हम चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे कि टूरिज्म सेक्टर थोड़ा और बढ़े और लोग आए और अल्टीमेटली लद्दाख में जो इकोनॉमी है उसका डेवलपमेंट हो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो।